हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 ही पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ा था। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश का आता है और भारत का मध्यकालीन इतिहास आता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका दिल्ली सल्तनत है, यानी सल्तनत काल है। और उसके बाद जो आपका मुगल काल है तो वो इंपॉर्टेंट है। अब मुगल काल और सल्तनत काल के अंतर्गत जो इमारतें हैं जो बनाई गई हैं वहाँ के जो सुल्तानों द्वारा, तो वो यहाँ पर यूपी में जो बनाई गई हैं वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आगरा हो गया जैसे, और आगरा में फतेहपुर सीकरी हो गया। तो ये सब इमारतें जो बनाई गई हैं, कन्नौज हो गया, जौनपुर हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट स्थल है। और यहाँ पर जो भी इमारतें बनाई गई हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जब आपका यहीं इसी मध्यकाल में ही हम पढ़ेंगे जो आपके अवध के नवाब हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पूरा का पूरा हम मध्यकालीन जो ये इतिहास देखेंगे ये यूपी के संदर्भ में देखेंगे। हालांकि मध्यकालीन इतिहास हम लोग जो भारत का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, उसमें संपूर्ण यानी पूरा कंप्लीट रूप से कवर करेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग यूपी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। तो आपने प्राचीन इतिहास में था, वहां पर देखिए जब राजपूत शक्तियों का पतन हो जाता है तो उसके बाद देखिए आपका महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जब आक्रमण किया तो इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। इन्होंने धन लूटा और चले गए। लेकिन जो प्रदेश इन्होंने जीत रखे थे, जो विजित किया था, उस पर मोहम्मद गोरी ने क्या किया? अपने गुलामों को प्रदेशों को सौंप दिया। और ये गुलाम जो थे, इन्हीं लोगों ने क्या किया? गुलाम जो थे भारत पर क्या किया? शासन करना स्टार्ट कर दिया, जो भारत के जीते हुए प्रदेश थे। तो इसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से हो जाती है। और ये मुख्य रूप से तुर्क थे, और तुर्क मुख्य रूप से मुसलमानी सत्ता को, यानी कि मुसलमानी जो आपका होता है खलीफा वगैरह, उनको मानते थे। तो मुख्य रूप से ये लोग भी मुसलमान थे। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है मुस्लिम सत्ता की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उससे पहले हम लोग त्रिकोणीय संघर्ष और ये प्रतिहार विजय, ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्राचीन भारत की ये सब चीज़ें हैं उसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। मुख्य रूप से ये आपका जो प्राचीन भारत होता है उसके लास्ट में, और जस्ट मध्यकालीन भारत की शुरुआत से पहले की जो चीज़ें होती हैं वो आपका यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें देखिए, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत यशोवर्मन कन्नौज का राजा बना। उस समय जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था वो मुख्य रूप से कन्नौज के लिए हुआ था। और कन्नौज कहाँ पर है आपका? यहाँ पर कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर कन्नौज पर अपना अधिपत्य जमा लिया किसने? यशोवर्मन ने। उसे एक शक्तिशाली नगर बनाया। यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पर आयुध वंश की स्थापना हुई। इसके बाद क्या हुआ? आयुध वंश के बाद इंद्रायुध के शासनकाल में कन्नौज पर अधिपत्य हेतु 3 बड़ी शक्तियों, यहाँ पर पाल वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों में क्या होता है? त्रिकोणीय संघर्ष होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि त्रिकोणीय संघर्ष में कौन से जो है वंश शामिल थे, या इनके राजा भी आ जाते हैं त्रिकोणीय संघर्ष में। क्योंकि पाल वंश जब चल रहा तो ऐसा नहीं पहला ही जो पाल वंश का राजा था उसने त्रिकोणीय संघर्ष स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं। पाल वंश के जो बाद के राजा हुए हैं उन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। उसी तरह गुर्जर प्रतिहार में जो राजा हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड थर्ड वाले जो राजा हुए हैं उन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। उसी तरह यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश में भाग लिया गया है। तो वो राजा आपको जब इंडियन हिस्ट्री सही से पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ें जानने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष आरंभ हो जाता है और 200 वर्षों तक ये चलता है। और अंत में यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार मुख्य रूप से देखा जाए तो राजपूत ये लोग होते हैं, राजपूत शक्तियाँ ये होती हैं। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब 1018-19 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है कन्नौज पर, तो ये क्या करता है कि गुर्जर प्रतिहारों से इसका सामना होता है तो उसको पराजित कर देता है, यानी महमूद गजनवी। और गढ़वाल वंश का प्रथम राजा यशो बिगड़ा था, परंतु इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा गोविंद चंद तथा जयचंद थे। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों के बाद यहाँ पर गढ़वाल वंश की भी स्थापना आपकी कन्नौज पे होती है। लेकिन यहीं पर आपका महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जितने भी राजपूत शक्तियाँ थी वो लोग ये मुकाबला नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय क्या भारत में क्या चल रहा था कि एक अपने ही में ही वो लोग लड़ाई कर रहे थे। संगठित नहीं था उस समय, भारत संगठित नहीं था, मजबूत भारत नहीं था। आपस में ही जैसे राजपूत शक्तियाँ हो गई, उस समय शक्तिशाली थी, लेकिन वो भारत के ही अन्य दूसरे राजाओं से वो लोग क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर इटावा के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा मध्य देश, जो पूरा मध्य देश का पहले उत्तर प्रदेश का जो एरिया आता था उसको मध्य देश कहा जाता था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो पूरा जो मध्य देश था, जो उत्तर प्रदेश था, वो तुर्कों के अधीन चला गया। तो यहाँ पर अब सल्तनत काल की शुरुआत होती है। जो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे
उनको इसने जीते हुए प्रदेशों को दे दिया। और गुलाम के अंतर्गत मुख्य रूप से पहला जो वंश आता है गुलाम वंशी आता है। तो देखिए धीरे धीरे सल्तनत काल में कौन से राजा हुए उनको देखते हैं, और सल्तनत काल की इमारतें जो हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और इस वीडियो में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मुगल काल की इमारतें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ से आपकी हिस्ट्री में चाहे यूपी की हिस्ट्री हो चाहे भारत की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है आपकी 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठ गया, गुलाम वंश की स्थापना कर ली। इसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का इख्तियार था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि जब इल्तुतमिश राजा बना उससे पहले वो कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र प्रारंभ से ही दिल्ली सल्तनत का अंग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जौनपुर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक जो कि जौना खान के नाम से जाना जाता है की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने कराया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आपकी स्टार्ट होती है। पहला वंश आपका क्या यहाँ पर रहता है, गुलाम वंश रहता है। गुलाम वंश के बाद यहाँ पर जो दूसरा वंश आपका आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक आपका रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी रहा है, सभी को पता होगा। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहता है वो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, जिसको एमबीटी कहा जाता है। और इसी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था, जौनपुर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर क्योंकि जौनपुर यूपी से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर यूपी के संदर्भ में हम लोग इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में या स्मृति में फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा बना था फिरोज शाह तुगलक। तो इसने यहाँ पर निर्माण कराया था किसका, जौनपुर राज्य का। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख अमीर मलिक सरवर ख्वाजा ने 1394 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। अब यहाँ से फिरोज शाह तुगलक का एक क्या था यहाँ पर, मतलब प्रमुख था या उस समय आमिर वर्ग इसको एक नाम से जाना जाता था। तो उसने यहाँ से क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत इसने छोड़ा और जौनपुर में चला गया। और वहाँ पर जब रह रहा था तो उसने जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना कर ली स्वतंत्र रूप से। उसके बाद यहाँ पर उसे मलिक सर्क या पूर्व का श्यामी की उपाधि प्रदान की गई। पूर्वी क्षेत्रों का शासक बनाया गया। इस उपाधि के कारण इसके द्वारा स्थापित साम्राज्य सरकी साम्राज्य कहलाया है। तो कभी भी क्वेश्चन आपका आता है सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो जौनपुर में, याद रखिएगा। और किसने स्थापना की थी, तो ये आपका यहाँ पर मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जौनपुर के पृथक हो जाने के पश्चात 1398 ईस्वी में भारत पर समरकंद के एक चगताई तुर्क जिससे तिमूर या तैमूरलंग कहा जाता था ने आक्रमण किया। सरकी शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। देखिए उस समय जो था सरकी के शासनकाल में, यानी जब यहाँ पर सरकी साम्राज्य की स्थापना होती है उस समय जौनपुर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व बढ़ गया था। उस समय क्या हो गया था, जौनपुर शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, कला और व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख केंद्र बन गया। इसे सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थी कि जौनपुर को क्या कहा जाने लगा, सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने, अब दिल्ली पे क्योंकि आपका यहाँ पर तुगलक वंश समाप्त होता है, उसके बाद सैयद वंश आता है जिनका शासन कुछ खास नहीं रहता है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर लोदी वंश। लोदी वंश का शासक यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें आपका इब्राहिम लोदी हो गया, बहलोल लोदी हो गया, तो इन लोगों का शासन रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहलोल लोदी जो कि 1484 में इसने क्या किया, जौनपुर को जीत लिया, अब आक्रमण कर लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे पहले जैसे कमजोर आपका तुगलक वंश में हुआ, कमजोर हुआ था शासक लास्ट समय में, कमजोर तुगलक वंश के जो लास्ट काल चल रहा था उसमें कमजोर शासक थे। तो उस समय क्या किया था कि जौनपुर स्वतंत्र हो गया था, लेकिन फिर क्या किया, बहलोल लोदी यहाँ पर मजबूत शासक बना और उसने जौनपुर को फिर अपने क्या दिल्ली सल्तनत में मिला लिया 1484 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली के पूर्ववर्ती सुल्तान तुर्क थे, लेकिन सुल्तान लोदी सुल्तान अफगान था। अब यहाँ पर देखिए अब तक जो भी शासन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पर वो तुर्क थे, लेकिन जब लास्ट वाला लोदी वंश आपका होता है वो यहाँ पर कौन थे, वो अफगान थे। ध्यान रखिएगा, दोनों का संबंध मुस्लिम से है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मुसलमान ही लोग थे। प्रमुख लोदी सुल्तान सबसे प्रमुख लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी होता है, जिसने 1506 में क्या आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना की। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन आ सकता है आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यही आगरा आपका मुगल काल में जाकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और इसे उप राजधानी बनाया आगरा को किसने, सिकंदर लोदी ने। और मुख्य राजधानी आपकी कौन सी थी, दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। बाबर ने इब्राहिम को 1526 में पानीपत की लड़ाई में, पानीपत का प्रथम युद्ध जब होता है आपका 1526 ईस्वी में, तो बाबर आक्रमण करता है भारत पर। और जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर चल रहा था तो इसने दिल्ली सल्तनत को हटाकर स्वयं यहाँ पर शासक बन जाता है और मुगल सत्ता यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। कौन, बाबर। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो सल्तनतकालीन प्रमुख स्थापत्य कला है यानी जो निर्मित इमारतें हैं उसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे आपका जामा मस्जिद हो गया, बदायूं में है,
और इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। झांझरी मस्जिद है जौनपुर में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इब्राहिम शाह सरकी ने निर्माण कराया था। अटाला मस्जिद है जौनपुर में, महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अटाला मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया था। लाल दरवाजा आपका जौनपुर में स्थित है, हुसैन शाह सरकी ने कराया था। देखिए सरकी राजवंश आपका जौनपुर में चल रहा था, तो अधिकतर जो जौनपुर की इमारतें होंगी वो सरकी राजाओं द्वारा निर्माण किया गया होगा। आगरा शहर यहाँ पर देखिए, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना तो की थी, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र हो गया जौनपुर, और यहाँ पर क्या सरकी राजाओं का पूरा कब्जा हो गया। जामा मस्जिद की बात करें तो हुसैन शाह सरकी ने कराया था, ध्यान रखिएगा इसको, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मुगल काल। तो मुगल काल की हिस्ट्री आप सभी को यहाँ पर पता ही है, बाबर है, हुमायूं है, उसके बाद तो ये कहानी पूरी आपको इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 1526 ईस्वी में क्या बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद शेर शाह की बात यहाँ पर देखिए, तो शेर शाह जब शासक बनता है मुगल काल में ही, शेर शाह शासक आपका बनता है। तो शेर शाह जब यहाँ पर शासक बनता है, हुमायूं को इसने पराजित किया था, तो ये अफगान शासक था आपका, ध्यान रखिएगा। और लोधी वंश के शासक भी आपके कौन थे? अफगान थे। तो लोधी वंश के जो शासक अफगान थे इनको प्रथम अफगान कहा जाता है, और द्वितीय अफगान शासक कहा जाता है भारत में वो यहाँ पर आपका ये जो आपका शेर शाह सूरी है इसको, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर शेर शाह सूरी का भी दिल्ली पर क्या था? साम्राज्य था। उसके बाद यहाँ पर देखिए शेर शाह सूरी मारा जाता है कालिंजर के किले में। 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठता है और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ होता है। तो अकबर के बाद की कहानी आप सभी लोग पता ही होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर जो इमारतें हैं इस काल की, यानी कि मध्यकालीन जो यूपी में बनी हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जामा मस्जिद का निर्माण यहाँ पर कराया गया था अयोध्या, संभल में जामा मस्जिद, और बाबरी मस्जिद अयोध्या में, ये बाबर ने निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो अकबर की इमारत है, आगरा में स्थित है फतेहपुर सीकरी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आगरा का किला, कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और इलाहाबाद का किला। तो आगरा का किला आगरा में है, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में है, तो इस दोनों का निर्माण अकबर ने कराया था। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि आगरा का किला, क्योंकि शाहजहां आगरा में ताजमहल का निर्माण इसने कराया था, शासक था वहाँ का, तो शाहजहां ने निर्माण कराया होगा आगरा किला का, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पर अकबर ने कराया था आगरा किला, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहांगीरी महल आगरा में स्थित है, उसका भी निर्माण अकबर ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में ही है, अकबर ने निर्माण कराया था, गुजरात विजिट करके जब वो आया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फतेहपुर सीकरी, हुक्का पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल का महल और जामा मस्जिद, ये सभी अकबर ने आगरा में निर्माण करवाया था। इत्मा-उद-दौला का मकबरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगरा जब जाते हैं, फोर्ट किला जाते हैं, तो उससे पहले आपका ये पड़ता है आगरा, तो इत्मा-उद-दौला का मकबरा ये नूरजहां ने निर्माण कराया था। अकबर का मकबरा जो था सिकंदरा में स्थित है, इसको जहांगीर ने निर्माण कराया था। मरियम उजमानी का मकबरा जो सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर ने निर्माण कराया था। इसके अलावा ताजमहल का निर्माण सभी को पता है, शाहजहां ने कराया था। आगरा के किले में दीवाने आम और दीवाने खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए अवध के नवाब, क्योंकि अवध आपका लखनऊ के आसपास का एरिया आता था, तो अवध के नवाब देख लेते हैं। उस समय देखिए आप, क्योंकि अब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बंगाल के नवाब को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यूपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें अवध इंपॉर्टेंट है, इसलिए अवध के नवाब को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए शहादत का बुरहान उल मुल्क, शहादत खां या बुरहान उल मुल्क इसको कहा जाता है। तो शहादत खान सन 1732 में अवध का नवाब बना। 1732 में उसने एक स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना की, और 1733 ईस्वी में शहादत ने किसानों की जमींदारी शोषण से बचाने हेतु अवध में नए भू एवं भू लगान व्यवस्था की शुरुआत की। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई में उसे बंदी बना लिया गया और उसे आत्महत्या कर ली। तो ये आपका पहला नवाब यहाँ पर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर सफदरजंग नवाब बनता है, कहाँ का? अवध का। सफदर सन 1739 में अवध का नवाब बनता है। 1748 में उसने मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया तथा इलाहाबाद का प्रांत सौंप दिया गया। सफदरजंग के उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। अब इसके बाद जो भी नवाब बनेंगे वो वजीर कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिल्ली का मुगल काल चल रहा था दिल्ली में, तो मुगल काल का पूरा ये राज चल रहा था भारत में। तो मुगल काल ने क्या किया था, मुगल काल के अंडर में ये जो थे नवाब आते थे। तो उसके बाद शुजाउद्दौला सन 1754-1775 में ये नवाब बनता है, और शुजाउद्दौला 1754 में अवध का नवाब वजीर बनता है, यानी पहला वजीर जो बनता है। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध किया था शुजाउद्दौला ने। किसने बनारस की संधि की थी? क्योंकि जब पराजित हो गए थे
क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से ये लोग पराजित हो गए थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के साथ इसने क्या बनारस की संधि की थी और इसके तहत इलाहाबाद एवं कड़ा पुनः खरीदा गया तथा ब्रिटिश सेना को अवध में रखने हेतु सहमति प्रदान कर दी गई। अंग्रेजों की मदद से सन 1774 ईस्वी में रोहेलखंड को अवध में ले लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यानी अवध के अंतर्गत अब रोहेलखंड को भी शामिल कर लिया गया। असाबुद्दौला ये सन 1775 से 79 तक ये अवध का मतलब वजीर रहा था या नवाब रहा था। 1775 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ फैजाबाद की संधि की इसने और इसके तहत इसने कंपनी के ऋण को बढ़ा दिया। अब क्योंकि EIC जब आ गई थी तो इसका प्रशासन क्या भारत भाग हो गया था इस युद्ध के बाद, जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो अवध के नवाब वगैरह जो भी थे वो सब EIC के अंतर्गत मतलब ये लोग वर्क करने लगे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, असाबुद्दौला में अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ स्थापित की। अब अवध की राजधानी पहले फैजाबाद हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर लखनऊ किसने की? आसफउद्दौला ने। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर। नेक्स्ट वाजिद अली शाह यहाँ पर बनता है अवध का नवाब और ये अंतिम नवाब आपका होता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया। अब क्या किया ब्रिटिश ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको क्या कर दिया, मतलब ब्रिटिश सत्ता जो उस समय इंडिया पे हावी हो गई थी, तो सभी राज्य और जो भी प्रदेश थे वो सब EIC के अंतर्गत आने लगे थे या ब्रिटिशों के अंतर्गत आने लगे थे। तो उसी के अंतर्गत 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अब यहाँ पर सत्ता समाप्त हो गई आपकी किसकी? नवाब की। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें ये तथ्य है तो इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी PDF में आपको ये दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास देखेंगे, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।